नमस्कार दोस्तों, दमयंती क्लासेस में आपका बहुत स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग सोलर सिस्टम से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमारे एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं उनको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, जो सोलर सिस्टम का डिटेल क्लास था वो हम लोगों ने लास्ट क्लास में देख लिया था। उसमें भी कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोगों ने पढ़ाई के वक्त ही क्लियर कर लिए थे। अब जो रेस्ट क्वेश्चन बच गए हैं, ठीक है, क्योंकि इस टॉपिक में बहुत सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम्स में आते हैं, कई बार पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप वो डिटेल क्लास भी ज़रूर देखें, उससे भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा इस टॉपिक में। और ये तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आज का हमारा जो क्लास है प्रीलिम्स वगैरह के लिए ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखें। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ, जो है सौर मंडल में समस्त ऊर्जा का स्रोत क्या है। ठीक है, क्वेश्चन है कि जो हमारा सौर मंडल है उसमें समस्त ऊर्जा का स्रोत क्या है। ठीक है, तो समस्त ऊर्जा का स्रोत है सूर्य। ठीक है, सूर्य सौरमंडल का मुखिया है, ग्रहों का राजा कहा जाता है। ग्रहों की रानी चंद्रमा को कहते हैं और राजा सूर्य को कहते हैं। ठीक है, तो समस्त ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है। ठीक है, सूर्य जो हमारा है, ठीक है, इसका जो ये केंद्रीय भाग है ये क्या कहलाता है? तो इसको हम लोग कोर या क्रोड भी कहते हैं। ठीक है, और सूर्य में जो नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है, ठीक है, वो सूर्य के इसी भाग में केंद्र में ही होती है। ठीक है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया जो है इसके बारे में क्लास में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुका है। ठीक है, तो केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? कोर या क्रोड, जिसमें नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है और उसी से ऊर्जा निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सूर्य का दीप्तिमान सतह क्या कहलाता है। ठीक है, पृथ्वी से हम लोग जो सूर्य का भाग देख पाते हैं, ठीक है, वो हमारा प्रकाश मंडल है। ठीक है, इसको फोटोस्फीयर भी कहते हैं। सूर्य का दीप्तिमान सतह क्या कहलाता है? प्रकाश मंडल। एक बार हम लोग जो सूर्य का एटमॉस्फेयर है उसके लेयर्स को समझते हैं। सन का स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सन है, इसका जो केंद्रीय भाग है, ठीक है, जिसको कि कोर या क्रोड भी कहते हैं, ये सूर्य का सबसे गर्म और सघन क्षेत्र होता है और यहीं नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, इसमें ये केंद्रीय भाग को हम लोग कोर कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमारा ये लेयर आता है, ठीक है, इसको फोटोस्फीयर कहते हैं या प्रकाश मंडल कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं कि ये जो फोटोस्फीयर है, प्रकाश मंडल, ये सूर्य के आंतरिक और बाह्य भाग के बीच की सीमा बना रहा है। ठीक है, आंतरिक भाग और बाह्य भाग के बीच में ये जो पार्ट है हमारा, ये प्रकाश मंडल है, फोटोस्फीयर। धरती से हमें सूर्य का जो प्रकाशमान भाग दिखता है वो यही फोटोस्फीयर, जिसको कि प्रकाश मंडल कहते हैं, ये दिखता है। इसका रंग सफ़ेद होता है। ठीक है, फोटोस्फीयर का जो बेसिकली कलर है वो वाइट होता है, लेकिन हमें अर्थ से देखने पर वो पीला या नारंगी टाइप का दिखाई देता है। नेक्स्ट जो ये सन का लेयर है, ठीक है, रेड से मैंने इसको कलर किया है, ये क्रोमोस्फीयर वर्णमंडल कहलाता है। ठीक है, ये एक सूर्य का जो है पतला एक लेयर है जो लाल रंग का होता है, और इसका जो ये रेड कलर है ये हाइड्रोजन परमाणु जो उत्सर्जित होते हैं उसी के प्रकाश के कारण ये पार्ट जो है ये हमारा रेड होता है। अब बात करते हैं अगर कोरोना की, ठीक है, जिसको कि सूर्य मुकुट या सूर्य किरीट भी कहा जाता है। ये हमें पृथ्वी से ऐसे दिखाई नहीं देता है, ये सिर्फ पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय ही दिखाई देता है। ठीक है,
तो ये सूर्य का सबसे बाहरी परत है, ठीक है, वर्णमंडल के ऊपर है सूर्य का सबसे बाहरी जो ये परत है, ये कोरोना कहलाता है। और ये सिर्फ सूर्य ग्रहण के समय ही हमें दिखाई देता है। तो हम लोगों ने फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना तीनों को समझ लिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को क्या कहते हैं? अभी हम लोगों ने देखा, तो उसको क्या कहते हैं? कोरोना कहते हैं। सूर्य किरीट भी उसे कहा जाता है और सूर्य मुकुट भी कहा जाता है, ठीक है। ये भी हम लोगों ने अभी समझा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? ठीक है, सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है, ठीक है, अप्रॉक्स, ठीक है। वैसे तो 8 मिनट 16.6 सेकंड, ठीक है, का समय लगता है, लेकिन जनरली ऑप्शन में आपका 8 मिनट 20 सेकंड ही रहता है, तो उसको हम लोग वहाँ से 8 मिनट 20 सेकंड ही लेकर चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्यरात्रि सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है? ठीक है, मध्यरात्रि सूर्य की भूमि। सबसे पहले अगर हम लोग ये टर्म समझे, मध्यरात्रि का सूर्य जो है ये क्या है, ठीक है। तो ये एक मध्यरात्रि सूर्य मतलब रात के मध्य में, मध्यरात्रि, ठीक है, 12 बजे के लगभग में उसको, उस टाइम पीरियड को कहते हैं मध्यरात्रि। तो उसमें सूर्य का दर्शन, ठीक है, होता है। कहाँ होता है? तो सबसे पहले तो इस टर्म को समझते हैं, मध्यरात्रि के सूर्य को, ठीक है। तो मध्यरात्रि में सूर्य का दिखना जो है ये एक प्राकृतिक घटना होती है जो पृथ्वी के ध्रुवों पर, ठीक है, पृथ्वी के ध्रुवों पर गर्मी के समय में दिखाई देती है, ठीक है। ये हमारा अगर पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारा नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव, ये हमारा साउथ पोल, ठीक है, दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। 2 ध्रुव हैं पृथ्वी के, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो इन दोनों जगहों पर, ठीक है, गर्मी के समय में रात्रि के मध्य में सूर्य दिखाई देता है, ठीक है। इसी को मध्यरात्रि का सूर्य कहते हैं और इसकी भूमि नॉर्वे को कहते हैं, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आता है मध्यरात्रि सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है, तो वो किसे कहा जाता है? नॉर्वे को। नॉर्वे हमारा कहाँ है? उत्तरी ध्रुव में है, ठीक है। इस क्षेत्र को, जो उत्तरी ध्रुव का हमारा क्षेत्र है, इसको आर्कटिक क्षेत्र भी बोलते हैं, ठीक है। और साउथ पोल जो है इसको अंटार्कटिक क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। ये जो हमारा क्षेत्र है ना साउथ पोल का, इसमें मानव बस्ती नहीं है, ठीक है। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए कुछ देश हैं जो यहाँ अपने स्टेशंस स्थापित करते हैं, अदरवाइज़ मानव बस्ती के रहने के लिए ये एरिया अनुकूल नहीं है, ठीक है। वहाँ जाने, रहने सहने मतलब वो पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए यहाँ मानव बस्ती नहीं है। लेकिन जो हमारा आर्कटिक क्षेत्र है, ठीक है, नॉर्थ पोल, यहाँ पर मानव बस्ती मतलब कुछ देश हैं जहाँ पे लोग रहते हैं, जैसे कि हमारा नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है, आइसलैंड है, कनाडा का उत्तरी क्षेत्र है, ये सब हमारा आर्कटिक क्षेत्र में आता है, ठीक है। तो इन जगहों पर, ठीक है, मई के अंत से जुलाई के मध्य तक ये रहता है यहाँ पर, और नवंबर से जनवरी तक, ठीक है, नवंबर से जनवरी तक आर्कटिक क्षेत्र में गर्मी रहती है, ठीक है। अंटार्कटिक क्षेत्र में गर्मी रहती है, और आर्कटिक क्षेत्र में जो है वो हमारा मई के अंत से जुलाई के मध्य तक गर्मी रहती है, ठीक है। और ये क्यों होता है? तो पृथ्वी जो है वो अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है। तो इस समय पृथ्वी का जो उत्तरी ध्रुव है, ठीक है, इसमें मई के अंत से जुलाई के मध्य तक
पृथ्वी का जो ये पार्ट है ये सूर्य की तरफ ज़्यादा झुका होता है, ठीक है। और वहीं नवंबर से जनवरी के मिड तक ये इस क्षेत्र में ये जो क्षेत्र है ये सूर्य के सामने ज़्यादा झुका होता है, तो इस वजह से ये गर्मी आती है, ठीक है। बात करते हैं अगर नॉर्वे की, ठीक है, तो 21 जून को, ठीक है, 21 जून को यहाँ पर सूर्य नहीं डूबता है, ठीक है। बाकी 76 डेज तक 40 मिनट की रात होती है, लेकिन 21 जून को यहाँ सूर्य डूबता ही नहीं है, ठीक है। सिर्फ इसी एक देश में डूबता ही नहीं है, बाकी जो भी एरिया है यहाँ का, ठीक है, इसमें 40 मिनट की रात बाकी दिनों में होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सौर मंडल की खोज किसने की थी, ठीक है। तो सौर मंडल जो हमारा है उसकी खोज निकोलस कोपरनिकस ने की थी, ठीक है। ये यूरोपीय वैज्ञानिक और खगोल शास्त्री थे जिन्होंने 16वीं शताब्दी में अपने पुस्तक के माध्यम से बताया था कि जो सोलर सिस्टम है वो हेलियोसेंट्रिक मॉडल पर निर्मित है, ठीक है। इसके पहले हेलियोसेंट्रिक मॉडल क्या हो गया कि जो हमारा सोलर सिस्टम है उसके केंद्र में सूर्य है, ठीक है। इसके पहले हम लोग जो सिद्धांत था वो जियोसेंट्रिकल मॉडल पे आधारित था, जिसमें सोलर सिस्टम के केंद्र में हमारी पृथ्वी थी, ठीक है। तो निकोलस कोपरनिकस ने बताया कि नहीं, पृथ्वी या अन्य जो ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, न कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमती है, ठीक है। तो ये क्लैरिफिकेशन निकोलस कोपरनिकस ने दिया था, इसलिए इनको सौरमंडल के खोज का या जनक का पद दिया गया है। नेक्स्ट है, सूर्य में मुख्यतः कौन सी गैसें पाई जाती हैं, ठीक है। सूर्य में मुख्यतः हम लोगों ने अपने क्लास में भी पढ़ा है इसको, तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है। हाइड्रोजन हमारा 71% है और हीलियम 26.5% है, और बाकी जो तत्व हैं वो 2.5% है, ठीक है। क्लियर। सूर्य में मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की प्रधानता है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे छोटा और हल्का ग्रह बुध है, ठीक है, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है और ये सूर्य के सबसे निकट है, ठीक है। डिटेल जो क्लास हम लोगों ने देखा है सोलर सिस्टम का, उसमें हम लोगों ने सूर्य से दूरी के अनुसार, घनत्व के अनुसार, हर तरह से आकार के अनुसार देख लिया है। जो सीक्वेंस है हमारे प्लैनेट्स की उसको हम लोगों ने वहाँ कर लिया है, ठीक है। तो जो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको करवा देती हूँ, बाकी के लिए आप ज़रूर वो क्लास देखें, वॉच करें उस वीडियो को। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, अगर आप नए हैं तो बिल्कुल वहाँ से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो वो है शुक्र, वीनस, ठीक है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह हमारा वीनस है। यहाँ से एक क्वेश्चन हमारा ये भी बनता है कि जो शुक्र है वो सबसे गर्म ग्रह क्यों है, ठीक है। तो शुक्र ग्रह का जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, वो 96.5% जो वो एटमॉस्फेयर है वो कार्बन डाइऑक्साइड से बना हुआ है, ठीक है। तो जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा वहाँ पर गर्मी रहेगी ही। यही चीज़ हम लोगों ने जब क्लास लिया था तो उसमें देखा था ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के बारे में, ठीक है। वो पृथ्वी पर जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है वो इसी गैस के कारण बढ़ रही है, और सबसे ज़्यादा ये जो वेनस का एटमॉस्फेयर है 96.5% जो इसका एटमॉस्फेयर है वो इसी गैस से बना है। तो स्वाभाविक बात है कि सबसे गर्म ग्रह वीनस ही होगा। यहाँ आप ये कह सकते हो कि सूर्य के सबसे निकट तो मर्क्यूरी है, बुध है हमारा,
लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। जो एटमॉस्फेयर होता है वो उस ग्रह को गर्म ठंडा बनाता है, ठीक है। तो इस वजह से वीनस है, ठीक है। एग्ज़ाम में ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि किस गैस के कारण, ठीक है, शुक्र ग्रह सबसे गर्म है, ठीक है। तो वहाँ से हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को पिक करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, ठीक है। तो सबसे बड़ा ग्रह हमारा जुपिटर है, ठीक है। जुपिटर के बाद है सैटर्न। जुपिटर बृहस्पति को कहते हैं, सैटर्न शनि हो गया हमारा। सोलर सिस्टम का जो आकार के हिसाब से सबसे बड़ा ग्रह है वो है जुपिटर। सबसे छोटा मर्क्यूरी है, बुध है, और सबसे बड़ा जुपिटर बृहस्पति है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सौरमंडल के किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है। उपग्रह जैसे कि हमारा चंद्रमा है, पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, उसी तरह बाकी सारे ग्रहों के उपग्रह हैं, जिसमें पृथ्वी के पास एक ही उपग्रह है चंद्रमा, लेकिन बुध और शुक्र, मर्क्यूरी एंड वेनस, ये जो दो ग्रह हैं इनके पास अपना कोई भी उपग्रह नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है सौरमंडल के किस ग्रह का घनत्व तो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा घनत्व तो किसका है, हमारी पृथ्वी का, अर्थ का। और सबसे कम घनत्व तो किसका है, तो वो है सैटर्न का, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है, ठीक है, लेकिन यहाँ फिर भी मैंने लिख लिया है कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में आएंगे, ठीक है। अब अगर रीज़न जानते हैं, रीज़न बिहाइंड कि ये क्यों सबसे ज़्यादा घनत्व है पृथ्वी पर, तो पृथ्वी मुख्य रूप से चट्टानों और धातुओं से बनी है, ठीक है। जबकि ये जो हमारा सैटर्न है ये गैसों से बना है, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, इन गैसों से सैटर्न बना है। तो गैसों का घनत्व तो जाहिर सी बात है कि कम होगा, ठीक है। तो इस वजह से सैटर्न का घनत्व कम है, ठीक है। और जो पृथ्वी का कोर है वो लोहा और निकेल से बना है, ये दोनों ही भारी तत्व हैं, और इस वजह से पृथ्वी का घनत्व भी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है, ठीक है। पृथ्वी का भी और सूर्य का भी सबसे निकटतम तारा है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि तारों का रंग किस पर निर्भर करता है, ठीक है। जो तारे हैं उनका रंग उनके तापमान पर निर्भर करता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कई बार एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि तारों का रंग उनके तापमान पर निर्भर करता है। और तारों के कौन कौन से रंग होते हैं, तो सफ़ेद होगा, और नीला सफ़ेद होगा, पीला होगा, नीला होगा, लाल होगा, इस तरह के रंग होते हैं, ठीक है। अगर जो सबसे ज़्यादा तापमान जिस तारे का होगा वो आपका ब्लू, ठीक है, ब्लू नीला या नीला सफ़ेद होगा, ठीक है। इसके बाद अच्छा, इसमें जो टेम्परेचर होता है वो 30,000 डिग्री से भी अधिक, जो नीला या नीला सफ़ेद तारा होगा उसका टेम्परेचर होगा। उसके बाद सफ़ेद आता है, इसका टेम्परेचर थोड़ा कम होता है। और सूर्य भी हमारा एक तारा है, पीले रंग का तारा है, और उसका जो टेम्परेचर है वो 5500 डिग्री सेंटीग्रेड है। और सबसे ठंडा, ठीक है, सबसे ठंडा तारा जो होगा वो लाल रंग का होगा, ठीक है। जनरली हम लोग ये सोचते हैं कि लाल रंग है तो टेम्परेचर उसका ज़्यादा होगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। जो रेड कलर के तारे हमें दिखते हैं वो सबसे ठंडे तारे होते हैं, हालांकि टेम्परेचर उनका भी 3000 डिग्री सेल्सियस के लगभग होगा, बट रेड कलर के तारों का टेम्परेचर सबसे कम होता है। और सबसे हाई टेम्परेचर ब्लू या ब्लू वाइट कॉम्बिनेशन के जो तारे होंगे वो सबसे ज़्यादा गर्म होंगे, ठीक है। तो ये आपका आई होप क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई कन्फ्यूज़न आपको अब नहीं होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत, ठीक
ठीक है। नाम क्या है उसका? निक्स ओलंपिया। वो किस ग्रह पर स्थित है? ठीक है, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? निक्स ओलंपिया है। और वो किस ग्रह पर है? तो वो हमारा मंगल ग्रह पर है, मार्स पर है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, निक्स ओलंपिया, मार्स। क्लियर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सौरमंडल के किस ग्रह के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं? ठीक है, उपग्रह जो है सबसे ज़्यादा किस ग्रह के पास है? तो वो है शनि। ठीक है, सैटर्न। सैटर्न के पास 274 ग्रह हैं। ठीक है, अब आप लोग कह रहे होगे कि नहीं हम लोगों ने तो 146 ही पढ़ा है। बिल्कुल ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा है, बट 2025 में 274 ये संख्या हो गई है, जिसकी पुष्टि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने की है। इसमें 128 नए उपग्रहों की खोज की गई है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा उपग्रह तो सैटर्न के पास ही हैं, लेकिन सेकंड नंबर पर हमारा जुपिटर है। ठीक है, 95 उपग्रह हैं इसके पास। क्लियर। आयो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो, ठीक है, किस ग्रह के उपग्रह हैं? ठीक है, गैनीमेड तो जुपिटर का सबसे बड़ा उपग्रह है, हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, साथ में आयो, यूरोपा और कैलिस्टो। ठीक है, ये 3 नाम क्यों हैं? तो बृहस्पति ग्रह के जो 95 उपग्रह हैं उसमें से ये 4, ठीक है, आयो, यूरोपा, गैनीमीड और कैलिस्टो, नाम ध्यान रखेंगे, ये 4 बड़े उपग्रह हैं और इन्हें गैलीलियन उपग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, इन चारों उपग्रहों को गैलीलियन उपग्रह भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी खोज गैलीलियो ने की थी 1610 में। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, अगर पूछता है गैलीलियन उपग्रह का संबंध किस ग्रह से है, तो जुपिटर से है, बृहस्पति से, या बाकी 3 नामों को अगर मिलान करने के हिसाब से भी अगर ऐसे क्वेश्चन दे दे तो वहाँ हम लोगों को जुपिटर ही पिक करना है। क्लियर। क्वेश्चन है हमारा कि सौरमंडल में शुद्ध ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आने वाले एग्जाम्स में। किन 2 ग्रहों के बीच शुद्ध ग्रह पाए जाते हैं? ठीक है, सबसे पहले शुद्ध ग्रह को अगर हम लोग समझें, जिनको कि लघु ग्रह भी कहा जाता है, एस्टेरोनॉइड्स। ठीक है, तो ये सौरमंडल में छोटे चट्टानी पिंड होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, ये शुद्ध ग्रह हैं, ये भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं, और ये छोटे चट्टानी पिंड होते हैं जो ग्रह बनने से जो बचे हुए अवशेष हैं, जो चट्टानें बच गईं, ग्रह बनाने में उसका बनने में यूज़ नहीं हुआ, तो वो ये एस्टेरॉइड्स बन जाते हैं। ठीक है, और ये जिन 2 ग्रहों के बीच हैं वो है मार्स और जुपिटर। ठीक है, मंगल और बृहस्पति, इन 2 ग्रहों के बीच सौरमंडल में शुद्ध ग्रह पाए जाते हैं। पट्टी बन जाती है। ठीक है, और उस पट्टी के अंदर, ठीक है, जो ग्रह होंगे वो आंतरिक ग्रह होंगे, और उसके बाद जो हैं वो बाह्य ग्रह होते हैं। ठीक है, हालांकि ये घनत्व के अनुसार होता है, लेकिन वो जो बीच की पट्टी होती है शुद्ध ग्रह की, डिटेल क्लास में हम लोगों ने उसे अच्छे से समझ लिया है। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों को देखना है कि किन 2 ग्रहों के बीच है, मार्स और जुपिटर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? ठीक है, तो ग्रहों की गति का नियम जो है, लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ठीक है, ये जोहानसन केपलर ने दिया है। ठीक है, जोहानसन केपलर ने 1609 कहते हैं, लेकिन 1609 से 1619, ठीक है, के लगभग में इन्होंने ये नियम दिए, और 3 नियम हैं। ठीक है, ये जो प्लैनेटरी मोशन के जो लॉज हैं वो 3 लॉज हैं, जिसमें से लॉ ऑफ एलिप्स है पहला हमारा, दीर्घवृत्त का नियम है, उसके बाद इक्वल एरियाज़, लॉ ऑफ इक्वल एरियाज़ हैं, समान क्षेत्र का नियम, और फिर है लॉ ऑफ हार्मोनी, ठीक है, सामंजस्य का नियम। ठीक है, तो ये तीनों नियम ग्रहों की गति से संबंधित हैं, जो कि जोहान्स केपलर ने दिया है। क्लियर।
नेक्स्ट हमारा बहुत कॉमन क्वेश्चन है, सभी जानते हैं और एग्ज़ाम्स में मतलब कई बार पूछ चुका है, ठीक है, तो इसको जानना बनता है हमारा। सांझ का तारा या भोर का तारा किस ग्रह को कहते हैं, ठीक है। तो सांझ का तारा या भोर का तारा शुक्र ग्रह, वीनस को कहते हैं, ठीक है। और पृथ्वी की जुड़वा बहन या पृथ्वी का भगिनी ग्रह भी शुक्र को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हर तरह से आकार में, घनत्व में, मतलब हर तरह से ये पृथ्वी के बराबर ही है, ठीक है। तो इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं, साथ में सांझ का तारा, भोर का तारा भी कहा जाता है, ठीक है। अब है कि सूर्य के परिक्रमण में सबसे ज़्यादा समय किस ग्रह को लगता है, ठीक है। सूर्य के परिक्रमण में, ठीक है, सबसे ज़्यादा दूरी पर है नेपच्यून, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि इसको सबसे ज़्यादा वक्त लगेगा सूर्य की परिक्रमा करने में। नेपच्यून वरुण को कहते हैं, वरुण ग्रह जो हमारा है, इसको सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे ज़्यादा वक्त लगता है। कितना वक्त लगता है? लगभग 164.8 वर्ष, ठीक है, 164.8 वर्ष, ठीक है। सबसे कम समय में बुध 88 दिन, ठीक है। पृथ्वी को कितना लगता है? 365 दिन, ठीक है। सूर्य की परिक्रमा करने में इतना समय लगता है, पृथ्वी को 365 दिन लगते हैं। और सबसे कम समय 88 दिन का समय लगता है बुध को, क्योंकि बुध सूर्य के सबसे नज़दीक वाला ग्रह है, ठीक है। और सबसे दूर है नेपच्यून, वरुण, जिसको कि 164.8 वर्ष का समय लगता है सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में। क्लियर? एडिशनल इन्फॉर्मेशंस भी मैं आपको देते चल रही हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम्स में पूछ सकते हैं, तो आप बिल्कुल प्रिपेयर रहें। और मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि जो इसका डिटेल क्लास है उसको एक बार ज़रूर देखें आप, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है अपने अक्ष पर घूमने में सबसे कम समय किस ग्रह को लगता है, ठीक है। ये तो हमने सूर्य के चक्कर को देखा, सूर्य के परिक्रमण को देखा, ठीक है। अब अपने अक्ष पर घूमने में सबसे कम समय किसको लगता है? जुपिटर को। बृहस्पति ग्रह अपने अक्ष पर सबसे जल्दी घूम लेता है, 9 घंटे 56 मिनट, ठीक है। इसको ऐसे समझे, पृथ्वी से अगर मैं बताऊं तो आप जल्दी समझ जाएंगे। अपने अक्ष पर पृथ्वी 24 घंटे में घूमती है अप्रॉक्स, ठीक है। तो वो जो टाइम पीरियड है, ठीक है, अपने अक्ष पर घूमने में वही टाइम जुपिटर का सबसे कम है, ठीक है। कितना है? 9 घंटा 56 मिनट। और सबसे ज़्यादा समय अपने ही अक्ष पर घूमने में वीनस लेता है, ठीक है, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जो है वो 243 डेज़ लेता है अपने एक्सिस पे एक चक्कर पूरा करने में, ठीक है। जो रोटेशनल पीरियड है वो सबसे ज़्यादा वीनस का है। क्लियर? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जीवाश्म ग्रह किसे कहते हैं, ठीक है। तो जीवाश्म ग्रह, चंद्रमा जो हमारा उपग्रह है उसको जीवाश्म ग्रह कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट हमारा है चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन क्या कहलाता है, ठीक है। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन क्या कहलाता है? चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वो सेलेनियोलॉजी कहलाता है, ठीक है। ये एस्ट्रोनॉमी का ही ब्रांच है, ठीक है। वहीं सूर्य का अध्ययन, ठीक है, सेलेनियोलॉजी का संबंध किससे है? चंद्रमा से। और सूर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? हेलियोलॉजी, ठीक है, हेलियोलॉजी या हेलियोफिजिक्स भी कहा जाता है। तो चंद्रमा और सूर्य का अध्ययन हम लोगों ने देखा क्या कहलाता है? सेलेनियोलॉजी और हेलियोलॉजी। क्लियर? आगे हमारा चंद्रमा पर स्थित धूल के मैदान को क्या कहते हैं, ठीक है। तो चंद्रमा पर स्थित धूल के मैदान को शांति सागर कहते हैं। और कहीं अगर एक और नाम मैं लिख दूं, रेगोलिथ, ठीक है। ये भी अगर ऑप्शन में आए तो आप इसको ज़रूर पिक करेंगे, रेगोलिथ, ठीक है। चंद्रमा पर स्थित धूल के मैदान को शांति सागर या रेगोलिथ भी
कहते हैं, ठीक है। अरुण ग्रह, ठीक है, लेटा हुआ ग्रह भी इसको कहते हैं। तो इसका रंग जो हरा होता है वो किस कारण से होता है, तो मीथेन गैस के कारण, ठीक है। वरुण ग्रह का भी जो नेपच्यून है हमारा, ये हमारा यूरेनस है, और नेपच्यून वरुण जो है उसका भी जो हरा नीला रंग होता है वो भी मीथेन गैस के कारण ही होता है, ठीक है। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगा समय क्या कहा जाता है, ठीक है। सूर्य की एक परिक्रमा 365 दिन के लगभग में पूरी करता है पृथ्वी, और उसी पीरियड ऑफ टाइम को सौर वर्ष कहा जाता है, ठीक है। तो पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे हुए समय को सौर वर्ष कहा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पृथ्वी अपनी धुरी के चारों ओर किस दिशा में घूमती है, ठीक है। पृथ्वी अपनी धुरी के चारों ओर, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। यूरेनस और वीनस, ठीक है, ये दो ग्रह हैं, ठीक है, अरुण और शुक्र, ये दो ग्रह क्लॉकवाइज घूमते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है कि पूर्व से पश्चिम घूमते हैं, और बाकी के सौरमंडल के जितने भी ग्रह हैं, ठीक है, वो एंटी क्लॉकवाइज यानी पश्चिम से पूर्व घूमते हैं, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज घूमने से क्या होता है कि इन ग्रहों पर पूर्व दिशा में सूर्योदय होगा और पश्चिम दिशा में सूर्यास्त होगा, ठीक है। लेकिन यूरेनस और वीनस जो ग्रह हैं वो क्लॉकवाइज घूमते हैं, तो इन दो ग्रहों पर सूर्योदय जो है वो पश्चिम में होता है और सूर्यास्त जो है वो पूर्व में होता है, ठीक है। और इसी कारण से वीनस हमें दिखता है सुबह में भी शाम में भी, भोर का तारा सांझ का तारा वीनस को कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट है पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी का निकटतम ग्रह है शुक्र, वीनस, ठीक है। पृथ्वी जो हमारी है वो वीनस और मार्स के बीच में है, ठीक है। तो मार्स नहीं, वीनस जो है वो ज़्यादा नज़दीक है पृथ्वी के, तो निकटतम ग्रह हमारा कौन सा हो गया, शुक्र, वीनस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का क्या कारण है, ठीक है। पृथ्वी पर जो ऋतुएं बदलती हैं उसका क्या कारण है, तो उसका कारण है सूर्य की परिक्रमा और अपने अक्ष पर झुकाव, ठीक है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है, तो जो पार्ट सूर्य के नज़दीक आता है तो गर्मी होती है, दूर जाता है तो सर्दी होती है। तो परिक्रमा के कारण, और भी जो ऋतुएं होती हैं वो उस हिसाब से परिक्रमा के कारण होती हैं। साथ में पृथ्वी जो अपने अक्ष पर झुका हुआ है, ठीक है, 23.5 डिग्री पृथ्वी जो अपने अक्ष पर झुकी हुई है, इस वजह से पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है, ठीक है। और जो दिन रात की घटना होती है वो पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कारण होती है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि पृथ्वी पर दिन रात क्यों होते हैं, तो पृथ्वी पर दिन रात पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कारण होती है। और ऋतु परिवर्तन का कारण क्या है, तो सूर्य की परिक्रमा और अपने अक्ष पर झुकाव। क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, ठीक है। अभी हम लोगों ने पढ़ा मध्यरात्रि का सूर्य, ठीक है, 21 जून को नॉर्वे में दिखता है। वैसे तो 76 दिनों तक 40 मिनट की ही रात होती है वहाँ, लेकिन 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, ठीक है, क्योंकि सूर्य की ओर सबसे ज़्यादा झुकाव पृथ्वी का होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। और वहीं दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में जो हमारी पृथ्वी, मतलब हमारे यहाँ ठंड का मौसम होता है, ठीक है, अक्टूबर नवंबर से जनवरी फरवरी तक, तो दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी का वक्त होता है उस वक्त। तो 22 दिसंबर को, ठीक है, 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, ठीक है। वहीं अगर रात की बात करें तो 21 जून को रात छोटी होगी उत्तरी गोलार्ध में, और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में रात छोटी होगी। वहीं 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटा होगा। ध्यान रखेंगे, क्योंकि
दक्षिणी गोलार्ध में दिन लंबा हो रहा है तो जाहिर सी बात है मेकअप उत्तरी गोलार्ध करेगा, ठीक है। तो 22 दिसंबर में उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटा होगा, ठीक है, और 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटा होता है, ठीक है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर एक चीज़ हम लोग समझते हैं कि 6 महीने, ठीक है, 6 महीने उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध में ये स्थिति रहती है, ठीक है, दिन और रात की, ठीक है। वो इसी वजह से होता है क्योंकि ये जो 6 महीने होते हैं इसमें सूर्य का ज़्यादा पार्ट, मतलब सूर्य का नहीं, पृथ्वी का ज़्यादा पार्ट सूर्य के नज़दीक होता है, ठीक है। तो वाइस वर्सा 6 महीने उत्तरी गोलार्ध और 6 महीने दक्षिणी गोलार्ध, इस वजह से 6 महीने दिन रात रहता है दोनों ही जो हमारा पोल है, उत्तरी गोलार्ध आर्कटिक का क्षेत्र और दक्षिणी गोलार्ध अंटार्कटिक का क्षेत्र, ठीक है। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जानने समझने के लिए। तो ये आज का क्लास हमारा रिलेटेड रहा सोलर सिस्टम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से। आई होप कि आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। तो लाइक ज़रूर करें वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग, तब तक आप लोग खूब पढ़ाई करें और अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।